ओके ओके। स्किन एलर्जीज बहुत सारी है, एस्थमेटिक हूँ, साल में एक बार हॉस्पिटल विजिट कर लेता हूँ। जब ये पैदा हुआ था तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ हुई थी? फुल रोज एक ही इंजेक्शन लग रहा था, 300 रुपीज का। नहीं, वो तो चलो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा। बीच में ऐसा हुआ था डॉक्टर ने इसको ये बोल दिया था कि देयर इज अ लाइफ थ्रेट ऑफ द चाइल्ड, ऐसा कुछ बोला हाँ, था? 7 मंथ्स में था। और फिर हम्म। लास्ट में जब 9 मंथ्स में डिलीवरी होने वाली थी, तब 9 मंथ्स में भी हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा हमको, क्योंकि ये इसकी हाइट और हेल्थ बहुत बढ़ गई थी। मतलब मेरी हाइट छोटी है और ये 4.5 किलो का हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था 8 मंथ्स में ही इसका ऑपरेशन करा दो, बट मदर इन लॉ नहीं चाहती थी, तो फिर हमने लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल चेंज किया। नहीं, और वो तो एकदम स्वेलिंग थी सारी झड़ गई होगी इसके पैदा होने के बाद। ना ना सर, ये हाँ। 4.5 किलो का हुआ और हाइट भी अच्छी थी इसकी। नहीं, 4.5 किलो का कितने दिन तक रहा? ये रहा साढ़े जो। उसके बाद वेट रिड्यूस हुआ या बढ़ा, ये बता दो। उसके बाद एकदम इसका वेट रिड्यूस हुआ, क्योंकि इसको। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ सूजा था उसके। वो, हाँ। सूजन थी वो उतर गई। हाँ, और 4 इयर्स तक इसको लूज मोशन बंद नहीं हुए, तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा था। मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब ट्राई किया। मतलब एक हम्म। दिन में ये 50 to 60 करता था, और डॉक्टर मुझे कहता था कि बचा कैसे है। हम्म। मतलब अगर आप, मेरे पास कुछ काम ही नहीं था इसको पालने के अलावा, मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको पाल लिया तो अब सबको पाल सकती हूँ मैं। कुछ अच्छे ग्रहों का योग रहा होगा जो 7वें महीने की प्रेगनेंसी आप आगे निकाल पाए, 9th मंथ तक पहुंच गए। नहीं तो शायद 7वें महीने में लाइफ थ्रेट बहुत ज्यादा था, जो मुझे दिख रहा है। देखा बेटा, माए कैसे पैदा करती है एक बच्चा। और तुम बड़े होके कहते हो तुम्हें मम्मा आता क्या है? ऐसे नहीं बोलना कभी। सब नहीं नहीं, बच्चे बिल्कुल बोलते हैं नहीं वैसे। सर। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं बोला। आगे भी नहीं बोलना। बिल्कुल सर। चलिए, और कुछ? सर मेरा एक लास्ट सर डाउट है। सर हाँ जी। जैसे अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो हम्म। तो सर जुपिटर 10th हाउस में यूटिलाइज होता है सर, हाँ, बैंकिंग के। बिल्कुल होता है, फाइनेंस है ना। जुपिटर हाँ सर, फाइनेंस का वही कारक है ना। वही सर चल रहा है। एंड सर जैसे ना सर लोग भी काफ़ी एडवाइस लेते हैं, तो ऐसा भी होता है सर 10th हाउस में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हर तरीके से। ऑफिस में किसी को पूछना होगा तो आप ही के टेबल पे आके खड़ा हो जाए। हाँ सर, ऑफिस के अलावा भी, कि भाई मेरा फ़ोन जरा ये ठीक कर दो, या ये ऐसा हो गया, या मेरा वो नहीं हो रहा बता दो, या फिर शनि कहाँ बैठा है? फोर्थ में। रेट्रो तो नहीं है दोनों में से कोई? सर जुपिटर रेट्रो है। जुपिटर रेट्रो है? हाँ जी। बहुत बंद हो गया। फुल चार्ज से आता चलो, सर। आगे रेट्रो की कहानी भी समझेंगे। तो सर वैसे सर खराब अभी होता है सर क्वेश्चन। रेट्रो। कुछ है बताएंगे, बात करेंगे। सर अभी जुपिटर एंड क्योंकि राहु की। जुपिटर अब मेरे को जैसे ही आपने बताया ना 7वें में सैटर्न है, तभी मेरे एकदम से क्वेश्चन आया। सर फोर्थ में। हाँ वही, हम्म, आगे आमने सामने हो गए ना। सामने आमने सामने। तभी मुझे लगा क्योंकि वो इक्वेशन आपके चेहरे पे तो दिख नहीं रही। हाँ जी। 4th में सैटर्न और 10th में जुपिटर, वो तो चेहरे पे आपके आ नहीं रहा। हाँ तभी मैं जी। समझ गया कोई ना कोई रेट्रो है उसमें। हम्म। सर सर अभी जुपिटर के साथ राहु जुड़ गया तो ये अस्थमेटिक हो सकता है सर, मतलब बिल्कुल। चांसेस है हंड्रेड सर। परसेंट 100% एस्थमेटिक होगा। वो जुपिटर प्लस राहु कहाँ भी, कौन सा भी घर में बैठा तो भी हो सकता है सर। कहीं पे भी हो। और मून जुड़ जाएगा उसके साथ तो 100% एस्थमेटिक। ओ, सर आपने क्यों कहा कि एकदम पतला हो गया होगा ये? क्योंकि इसका वेट फिर एकदम। अरे जो जुपिटर राहु की युति के साथ बच्चा पैदा हुआ है वो फैटी रह ही नहीं सकता। आपने कहा वो 4.5 किलो का हुआ तो इसका मतलब है वो स्वेलिंग थी। स्वेलिंग ये की वजह कभी से वेट था। ये कभी एकदम मोटा हो जाता है, कभी एकदम पतला हो जाता है। हाँ, इतना स्वेलिंग डाइट चढ़ती है। करेगा। स्वेलिंग इतना। चढ़ती है इसको। इसीलिए ऐसे होता है। आपने जैसे ही कहा ना 4.5 किलो का हुआ, जुपिटर राहु एक साथ है, इसका मतलब है वो वेट नेचुरल नहीं था, आर्टिफिशियल था। तो आर्टिफिशियल जो था वो ज्यादा दिन तक रुकेगा नहीं, वो तो उतरेगा ही उतरेगा। तभी मैंने कहा पैदा होने के बाद वेट उतर गया होगा इसे।
ऐसी 4 बातें सामने वाले को प्रिडिक्शन में दे दोगे ना, जैसे आप अभी हैरान हो रहे हो ना कि कैसे बता दिया, अभी तो मैंने पत्री भी नहीं देखी, आपने 2-4 इधर उधर के टुकड़े बताए, मैं उन्हीं को जोड़ के बता रहा हूँ। सर आज आपने क्लास में कहा स्टार्टिंग में कि शनि की दशा में राहु की दशा में लोग आते हैं ज्यादातर सीखने या राहु केतु पूछने। शनि, राहु केतु राहु शनि। केतु शनि, हाँ केतु याद नहीं रहा मुझे, राहु केतु शनि। और जो 1% लोग होते हैं वो गुरु की दशा में आते हैं। 1% भी नहीं, 0.1%। वो 0.1 ये। तो सर मतलब क्या रीजन है, मतलब गुरु की दशा अच्छी होती है इस वजह से नहीं आते लोग? नहीं, कुछ पत्रियों में गुरु ट्रांसफॉर्मेशन की वो प्रॉमिस लेके बैठे होते हैं, ओके। तो वो जब आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा साथ। एक प्रॉब्लम और होती है, मैं बता देता हूँ, अभी अभी सीख रहा है ये बच्चा, शुरुआत ही है इसकी। हम्म, जब गुरु राहु की युति होती है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉलेज का मिसयूज करते हैं। यस सर। तो मिसयूज से हमेशा बचना, क्योंकि अगर इस नॉलेज का या कोई भी नॉलेज तुम्हें हो गई कभी भी, उसका मिसयूज करोगे ना, तो दैट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। ओके। ठीक है, ये जितने ढोंगी बाबा होते हैं ना, नॉलेज तो इनको बहुत होती है, ठगना कोई आसान विद्या थोड़ी है तो विद्या ही। हमारे यहाँ तो ठगी को भी ठग विद्या बोला गया, तो दैट इज ऑल्सो विद्या, है ना। ये जो जुपिटर राहु वाले लोग होते हैं, ठग विद्या में माहिर होते हैं, नॉलेज का मिसयूज करना, दिस इज कॉल्ड ठग विद्या, ठीक है ना। और आपको लाइफ में आप कितने ईमानदार हो, ये बताने वाला जो एकमात्र प्लैनेट है आपकी पृथ्वी में, वो जुपिटर होता है। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, और आपका जुपिटर खराब है तो यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब ऐसा भी मैंने देखा कि जो जिनका जुपिटर खराब है वो ऑनेस्ट बहुत है, लेकिन वो कभी हेल्थी रहते ही नहीं। आप सुधार सकते हो ना, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे संस्कार में बच्चा हुआ, जुपिटर के साथ राहु की युति लेके पैदा हुआ, वो अपने घर में किसी को भी चीटिंग करते, बेईमानी करते नहीं देखता, प्रिंसिपल्स पे चलना देखता है, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कोई बेईमानी करे, है ना। परवरिश जिसको हम बोलते हैं आमतौर से। सिग्नल भी लेकिन कम वो नहीं होता। प्लैनेट है, अपना काम तो करेगा ना कहीं। आपने उसको एक तरफ डायरेक्शन नहीं दी तो वो इनवर्ट हो जाएगा, आपने आउटवर्ड उसको नहीं जाने दिया तो इनवर्ट हो जाएगा, तो हेल्थ खराब कर देगा, तो अस्थमा हो गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीमारी भी लग जाए और बेईमान भी हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज का नुकसान हो, ठीक है। थोड़ा सर गर्म चीजें खाया करो, ठंडी नहीं चीजों खा से बचा पाता, करो, खा ही नहीं ठंडी पाता। चीजों से बचा करो, चावल नहीं खाना, दही नहीं खानी, ठीक है। और पानी भी ठंडा नहीं पीना, फ्रिज की चीजें खाना तो बिल्कुल बंद कर दो, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत है ना। और कुछ गर्म काढ़े होते हैं सर्दियों में, इसको काढ़े पिलाया करो। और मंगल अगर साथ जुड़ा होगा तो आप कर पाओगे हालांकि, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, इसको योगा की प्रैक्टिस करो जिम के बजाय। अगर जिम जाता है तो, जिम जाते हो, जाता हूँ सर, कभी कभी। जिम को छोड़ दो, योगा में इसको किसी अच्छे टीचर के पास लेके जाओ, इसका अस्थमा ठीक हो जाएगा। अस्थमा एलोपैथी वाले बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका इलाज है। मैंने बहुत से अस्थमा पेशेंट ठीक होते देखे हैं, लेकिन वो योग से होते हैं, वो दवाइयों से, एलोपैथी से तो नहीं होते। और इसका अस्थमा इतना बिगड़ जाता है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है अभी हाँ, लास्ट। वो होगा, वो होगा। और अगर इसी, होगा तो हॉस्पिटलाइज, वरना नहीं होगा। हाँ, अब आप लोग ये सीख जाओगे ना जब, तो मैं आप पहले से देख सकोगे कि कब वो हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम आ रहा है, सो दैट यू कैन टेक प्रिकॉशंस, ओके। ठीक है। वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नोट करना है, कैसे समझना है, तो दैट विल हेल्प यू इन अ मैनर, है ना। कोई ना कोई मदद आपको उससे जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई एक अच्छा योगा टीचर देख लो, उससे शुरू शुरू में हफ्ते 10 दिन 15 दिन की वो लोग क्लासेस करते हैं। थैंक यू। वैसे थैंक बता यू। देता हूँ, कभी इमरजेंसी भगवान ना करे पड़े, तो हमारे ये जो हाथ के दोनों पैड्स होते हैं ना, हम्म। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा,
ये दोनों पैड्स है ना हमारे, ये हमारे लंग्स होते हैं, ओके ये और ये, ठीक है। अगर कभी भी किसी को भी ब्रीदिंग ट्रबल हो तो आप दोनों हाथों से, मतलब आप जैसे बच्चे का हाथ पकड़ो तो दोनों अंगूठे आपके आ जाएंगे, है ना, ओके ऐसे ऐसे इसको प्रेस करो लाइक दिस। अच्छे से, हाँ लाइक दिस, ठीक है। ये एक्यूप्रेशर का है, इससे अस्थमा का अटैक एकदम से रुक जाता है। आप जब अटैक पड़ा हो, भगवान ना करे कभी पड़े, लेकिन बता रहा हूँ कभी ऐसा मौका पड़े तो इसको अच्छे से प्रेस करो। बाकी तैयारी करो लेके जाने की हॉस्पिटल या जो कुछ भी है, लेकिन रास्ते में किसी को बोलो ये जरूर पता चले। 3-4 मिनट के बाद ही आराम आ जाए। हाँ, जैसे इसको अस्थमा अटैक होता है तो इसका ऑक्सीजन लेवल 6 पे आ जाता है। हाँ, तो यहाँ जब इसको ऐसे ऐसे प्रेस करोगे ना तो ऑक्सीजन लेवल एकदम बढ़ जाए, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ, एक वो पार्लर में वो यूज करते हो ना फेशियल हाँ करने के लिए मशीन, हाँ वाइब्रेशन मशीन जो आती है, हाँ लेडीज पार्लर में अक्सर होती है ना। हाँ, रोल ऑन टाइप, हाँ रोल ऑन जैसे होता है, रोल ऑन। हाँ, कुछ होता है वो, उसमें अटैचमेंट्स आती हैं अलग, उसमें वो जो आगे जो है ना 15-16 अटैचमेंट्स आती हैं, मशीन का पैक आता है, अमेजोन पे भी मिलता है। तो ये दोनों हिस्सों पे ना सुबह शाम 10-10 मिनट वाइब्रेशन ऐसे लगा के रखे, ऐसे रोल ऑन करता रहे, उससे भी अस्थमा ठीक हो जाता है। क्योंकि ये दोनों लंग्स हैं, लंग्स काम नहीं कर रहे ना, तो इसको दबाओ तो लंग्स काम करने लग जाते हैं। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये पूरे लंग्स है। जैसे हमारी यहाँ पे 2 लंग्स होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आप ऐसे कर लो इसको, तो ये ऊपर का हिस्सा ये लंग्स हो गए, ये लंग्स हो गए, ऐसे रहता है। बाई चांस बात सर निकली तो मैं मैंने तो बता। सर मेरा क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। सर अभी हमारा आपने बताया मंगल इन 8th हाउस, हमारा नॉन में एक बंदा है सर, वो हमारा कजिन है सर, उसको अभी सफरिंग फ्रॉम कैंसर सर। आवाज ठीक मंगल से इन नहीं आ 8th। रही मेरे पास। हम्म। हेलो सर, मंगल इन 8th हाउस हमारा हम्म। हमारा कजिन का है सर। ही हम्म। सफरिंग फ्रॉम कैंसर सर, बोन कैंसर। नहीं, वो कैंसर के कॉम्बिनेशन सिर्फ 8 मंगल से नहीं आते, उसके लिए कुछ और कॉम्बिनेशन भी होते हैं। कैंसर के लिए राहु का खराब होना बहुत जरूरी है। एक जुपिटर प्लस चीज राहु बताता का हूँ, कॉम्बिनेशन है सर। मैं बता देता हूँ। कभी भी किसी के घर में कैंसर पेशेंट हो ना, उसको एक रेमेडी बिना कुछ देखे बता, उसको बोलो तुम्हारे घर में कबाड़ कितना है, तो बोलेगा 1 ट्रक भर के कबाड़ है। और वो नहीं भी बोलेगा ना तो भी उसके घर में 1 ट्रक भर के कबाड़ होगा, स्क्रैप, फालतू का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का खासतौर से। जब भी किसी को कैंसर होगा पहले घर में कूड़ा इकट्ठा होगा, बाद में वो कूड़ा शरीर में डेवलप होगा। मैं एक कैंसर पेशेंट थी मेरी शुरू शुरू में, जब मैं रेकी सिखाना मैंने शुरू किया था, तो एक दिन उन्होंने कहा मेरे घर आ जाना। मैं उनके घर गया था, 500 गज की कोठी का बेसमेंट, गुड़गांव में। 500 गज बहुत बड़ा होता है, बेसमेंट भी 300 गज में बनती है, जितना बड़ा लोगों के घर नहीं होते उससे बड़ी उनकी बेसमेंट। मैं जब बेसमेंट में गया ना, बेसमेंट कैंसर का कारक है सबसे पहला। उनके घर में डाइनिंग टेबल 8 सीटर थी, बड़ी वाली, नॉर्मली 4 सीटर या 6 सीटर होती है, घर बहुत बड़ा था, तो उनके घर में 8 सीटर डाइनिंग टेबल थी। तो जो 8 सीटर डाइनिंग टेबल है उसका शीशा भी ऑब्वियसली उतना ही बड़ा होगा, और शीशा है तो टूटेगा तो। उनकी बेसमेंट में 4 डाइनिंग टेबल के शीशे टूटे पड़े थे, कबाड़ पूरी बेसमेंट में भरा पड़ा था, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। घर में पुराने सिक्के, जो दादी नानियां 2 पैसे 5 पैसे रखती हैं ना, पुराने सिक्के अगर आपके घर में हैं तो आपके घर से पेशेंट निकलेगा नहीं। पेशेंट आपके घर में पेशेंट बना ही रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। घर में कबाड़ है आपके, आपके घर का पेशेंट कभी ठीक नहीं।
घर के बाहर नीम का पेड़ है या नीम के पेड़ की छाया अब तक आती है तो आपका पेशेंट कभी ठीक नहीं है। घर के सामने खुला मैदान है और ये सारी चीजें हैं तो भी पेशेंट ठीक नहीं है। और घर में कबाड़ इतना भर जाता है, इतना भर जाता है, और आदमी कैसा होता है, एक आदमी घर का कबाड़ फेंकता है बाहर, दूसरा उसको उठा के अंदर ले आता है, तूने क्यों फेंक दिया, ये तो काम की चीज है। ये पहचान है कि घर में कैंसर डेवलप हो, किसी न किसी के शरीर में कैंसर डेवलप होना शुरू हो चुका है जब यहाँ पे नौबत आ जाए तो। इसलिए कैंसर पेशेंट कोई भी आ जाए, उसको कोई दवा सूट नहीं करेगी अगर वो अपने घर से कबाड़ बाहर नहीं करे। अगर आप चाहते हो कि उसकी कीमो शीमो उसको सूट कर जाए, ट्रीटमेंट उसका अच्छा हो जाए, तो उसको ये कबाड़ अपने घर से विदा करना पड़ेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं।